नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। और ये जीके और जीएस की क्लासेस आपकी यूपीएसआई 2025 को टारगेट करती है। और आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे रोजाना 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? 50 दिखाई दे रहा है, यानी हमने अर्धशतक कर लिया है। और इसी के साथ में आपको पता है कि अगर आपने ये सेट देख लिए हैं तो आपका इंप्रूवमेंट जरूर हुआ होगा, आपको जीके में बहुत कुछ आ चुका होगा और आप यहाँ पे अब आंसर भी कर रहे होंगे। अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको ये क्लास देखनी होंगी। कहाँ पे जाके? तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां जाके आप क्लासेस को देख सकते हो। बाकी का हमारे यहाँ पे एक क्लासेस नहीं है भाई, सारी क्लासेस दी जाती हैं, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, चाहे आप मैथ्स की क्लास हो। तो मैथ्स की क्लास मुझसे पहले होती है, यानी 11:30 बजे होती है। इसके बाद मेरी क्लास होती है 12:30 बजे जीके और जीएस की। और रात के 9 बजे आप जुड़ सकते हैं, किसके लिए? हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। राज बहादुर सर के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको हिंदी पढ़ाई जाती है। अगर आप बैच लेना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि यूपीएसआई क्या है, आप चाहते हैं कि यूपीएसआई में कैसा क्वेश्चंस आते हैं, किस थ्योरी से आते हैं, कौन सी थ्योरी को पढ़ना है, कौन से कंसेप्ट को समझना है, आपको ये सारी चीजें समझनी है तो आपको एक बैच यहाँ पे लेना पड़ेगा। और बैच है आपका चाणक्य 2.0। भाई क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको समझ में आएगा तभी तो आप बैच लोगे। तो आप डेमो देख सकते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइएगा बाई एससी ऐप, और इस बाई एससी ऐप पर चाणक्य 2.0 के डेमो देखिएगा और इसके बाद में से परचेज कीजिएगा। परचेज करेंगे तो कितने रुपए में भाई? 99 में, ओनली 99 में, 99 रुपए में आपको पूरा बैच मिल रहा है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है। तो भाई इससे अच्छा और कहीं नहीं मिल सकता है। 99 में 2 साल की वैलिडिटी और बहुत अच्छा कंटेंट अगर आपको और मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो इसी के लिए क्या करना है, आप यहाँ पे चाणक्य 2.0 बैच को खरीदेंगे केवल 99 में। और आपको यहाँ पे पढ़ाने का तरीका देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। और आप यहाँ पे इस बैच को आसानी से देख पाएंगे और आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। आप यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ यहाँ हमारे YouTube चैनल पे इनकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह का बैच है। तो आप अगर चाहते हैं तो इस बैच को खरीद सकते हैं। बाकी मैं बता दूं कि हम लोग ये बैच खरीदना कहाँ है, तो हमारी एक एप्लीकेशन जिसका नाम है बाई एससी ऐप। इस बाई एससी ऐप पर जाकर आप लॉग इन कर सकते हैं। पहले रजिस्टर फिर लॉगिन, उसके बाद में आप बैचेस कोई भी बैच खरीदना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का बैच हो, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है, चाहे वो कांस्टेबल का बैच हो, चाहे आपका यहाँ पे एसआई का बैच हो, या फिर आपका ग्रुप डी से रिलेटेड कोई बैच हो, जीडी का बैच हो, आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। मौका अभी आपके पास में 99 में सारे बैचेस आपको मिलने वाले हैं। तो 99 में बैच खरीद लिया जाए, क्यों? मोबाइल उठाइए और लग जाइए बैच खरीदने में। बाकी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशांत माथुर, यूपी पुलिस, स्माइल गर्ल, दिव्यांशी, सभी को गुड आफ्टरनून। अब ये क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। कॉपी पेन जरूर लीजिएगा, नोट जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आप यहाँ पे जैसे ही उनको नोट करेंगे तो आपके लिए एक प्रकार के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाते हैं। और शॉर्ट नोट्स को कब पढ़ना होता है? जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं। जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप देखते हैं ना, ऑटो में बैठ के जा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो यही काम आता है। क्योंकि ये एक प्रकार के शॉर्ट नोट्स के रूप में काम आते हैं। आपको यहाँ पे केवल उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना होता है और यहाँ पे आपको फीडबैक भी देना है, आपको क्लास कैसी लगी है। साथ में आपको ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए। ठीक है, स्टार्ट करें। बताइए बताइए, आपको मेरे कमेंट क्यों नहीं दिखते भाई? अगर मुझे कमेंट नहीं दिखते तो मैं इस कमेंट को पढ़ता कैसे भाई? ये बात बताओ, मैं पढ़ता कैसे? चलिए, स्नाइपर भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद जय भारत भाई। अब स्टार्ट करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 1, यानी पहली क्वेश्चन नंबर 1 इस क्लास का। सामने आ चुका है कि 1953 में भारत की केंद्र सरकार के द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भाई सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर स्टेट बनाए जा रहे हैं और मैं लैंग्वेज के आधार पर ही बनाऊं तो भारत का नक्शा बदल जाता। तो भारत का क्या होता है? नक्शा ही बदल जाता। तो आप यहां पे क्या कहेंगे कि सर, हमारे जो भारत का नक्शा आज हमें दिखाई देता है वो स्वतंत्रता के बाद में हमने यहाँ पे स्टेट को हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल आधार पे बनाया था। लेकिन हमें लैंग्वेज के आधार पर भी बनाने की जरूरत पड़ गई थी। और कब जरूरत पड़ी थी? जब वो पोट्टी श्री रामुलू की मौत हो गई थी, तब समझ में आया कि भाषाई आधार पर राज्य को बनाना पड़ेगा। और इनमें हमने सबसे पहला राज्य जो बनाया वो कौन सा था? भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, लेकिन बन तो गया, लेकिन हमने यहाँ पे ना कानून नहीं बनाया।
तो कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना कमीशन बनाना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी। तो वह थी आपकी कमेटी राज्य पुनर्गठन आयोग। वो कमीशन कौन सा था, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये बात कब की, आंध्र प्रदेश तो 1953 में बन गया था, और भाई 1953 में बन गया था तो हमने यहाँ पे आपका रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कमीशन भी बनाया, और इसके जो चेयरमैन बनाए थे वो फजल अली को बनाया था, ऑप्शन नंबर बी को बनाया था। और ये रिपोर्ट आती है 1955 में, और इसी के साथ में हमारे पास में 1955 में आपकी रिपोर्ट आने के बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बन गया, राज्य पुनर्गठन आयोग एक्ट भी बन गया। और ये कब बनता है, 1956 में। तो किस कमीशन के आधार पर बनता है, तो आप कहेंगे सर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के आधार पर बनता है। इसके चेयरमैन कौन थे, फजल अली थे। कब बनी थी कमीशन, 1953 में। और इसने रिपोर्ट कब दी थी, 1955 में दी थी। और इसने एक्ट क्यों कब बना था, तो 1956 में बना था, 53, 55 और 56। लेकिन पहला राज्य कौन सा बन गया था, वो 1953 में ही बन चुका था। वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दिव्यांशी का आंसर है बी। और इसी के साथ में स्नाइपर बता रहे हैं, रोहित तिवारी ने बता दिया, आदित्य चौधरी, स्माइल गर्ल, सभी को यहाँ पे गुड आफ्टरनून, और आंसर भी आ चुके हैं। बहुत सही तरीके से आपने आंसर दिया है। सबको पता है आंध्र प्रदेश ही है पहला राज्य जो आपका भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भाई आपको पता है कि कोई कई सारी संस्था हैं, अगर किसी संस्था का नाम संविधान में नहीं लिखा, क्या है, कोई भी संस्था का नाम संविधान में नहीं लिखा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। तो आप क्या बताएंगे, सर हमें समझ में आओ पहले क्या बोलना चाह रहे हो। तो भाई यहां पे लिखा है ना, कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक है। हमें पहले संवैधानिक और गैर संवैधानिक पता होनी चाहिए ना। तो आप यहां पे कहेंगे सर हमारे पास में 2 वर्ड हैं, एक वर्ड है जिसका नाम है संवैधानिक निकाय, और एक वर्ड जो है गैर संवैधानिक निकाय। यानी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर रहे हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर रहे हैं। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, सर हमें ये पता तो हो, ये कैसे कह सकते हैं। तो आपसे अगर मैं ये कहूं कि भाई संविधान में ना बनाया था ना, तभी लिख दिया था कि ये बनाना पड़ेगा। संविधान जब बना रहे थे तो संविधान में मेंशन किया गया था। तो आप क्या कहेंगे कि संवैधानिक निकाय कौन से होंगे, जो संविधान में मेंशन होंगे, जो से। तो हमने उसे क्या बोल दिया, उसे बोला है संवैधानिक निकाय। और ये क्या है, तो आपको दिख रहा है यूपीएससी संवैधानिक निकाय है क्योंकि पहले से लिखा है, फाइनेंस कमीशन संवैधानिक निकाय है क्योंकि पहले से लिखा है, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक निकाय है क्योंकि ये पहले से लिखा है। बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। तो डी किसने आंसर दिया है, डी बताया है यहाँ पे। जी का आंसर है स्माइल गर्ल का आंसर, स्नाइपर का, चित्रांशी का, दिव्यांशी का और रोहित तिवारी का आंसर आ चुका है। सभी का आंसर बहुत बढ़िया है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पे एक प्रकार से गैर संवैधानिक निकाय होगा, क्योंकि बाकी के 3 कौन से हैं, वो संवैधानिक निकाय हैं। इसका मतलब गैर संवैधानिक सर वो होगा जो पार्लियामेंट एक्ट से बनाया जाएगा, यानी संविधान में मेंशन नहीं है, पहले से वो संविधान में नहीं है। और इसी वजह से क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा या फिर पार्लियामेंट से उसे पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट बनाना पड़ेगा। तब हम जाकर क्या करेंगे, तब हम उस निकाय को बना सकते हैं। तो यहां पर यही बात है, एनएचआरसी। और ये एनएचआरसी कब बनाया गया था, तो सर कहेंगे 1993 में बनाया, बना तो था लेकिन सर इसके लिए क्या कोई एक्ट आया था, आपने बताया पार्लियामेंट से एक्ट बनाना पड़ेगा। तो भाई पहले एक्ट आया था और उसका नाम क्या था, मानव अधिकार संरक्षण एक्ट। ठीक है, और ये कब आया था, ये एक्ट आया था 1993 में, और इसी के तहत क्या बनाया गया था, आयोग बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था। आया समझ। तो एनएचआरसी हो गया, आपका सीबीआई हो गया। आप जानते होंगे मोदी की सरकार बनती है पहली बार 2014 में, तो बनता क्या है, योजना आयोग खत्म, नीति आयोग बनता है। क्या नीति आयोग पहले से लिखा था, नहीं लिखा था, बाद में बनाया, तो वो क्या होगा, गैर संवैधानिक निकाय बुलाएगा। आया समझ। चित्रांशी चौहान स्माइल गर्ल का 1993 में। हाँ जी भाई बिल्कुल, जय माता दी सभी को। इसी के साथ में कहते ना वो लेट्स स्टार्ट, जय माता दी, लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको पता है यहां पे किसान की फसल है, किसान ने फसल उगाई, अब वो मार्केट तक ना पहुंचे, मार्केट तक ना पहुंचे तो उसे सही दाम कैसे मिलेगा, आप बताओ।
किसान की फसल उगती है और वो मार्केट नहीं पहुंच पा रही, वो मंडी नहीं पहुंच पा रही, तो उसे सही दाम कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट ट्रेडर्स आएंगे तो वो कहेंगे किसान कम कम दाम में दे दो भाई, जब आपको कोई खरीद ही नहीं रहा है तो ऐसा करो मुझे कम दाम पर ही दे दो। तो ऐसी चीजों के लिए सरकार इस पे क्या करती है, तो यहां पर बनाया जाता है नाफेड। क्या बनाया जाता है? नाफेड। और इसकी फुल फॉर्म आप समझ पा रहे होंगे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेशन मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये नाफेड की क्या है? ये फुल फॉर्म है। करेगा क्या सर? करेगा, ये क्या करेगा, किसान के पास जाकर खरीद लेता है, उन्हें सही दाम दे देता है और उसे मार्केट तक पहुंचा देता है। ये काम किसका है? ये नाफेड का है। और ये क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और जिसकी स्थापना कब होती है? इस नाफेड की जो स्थापना की जाती है ना सर, 1958 में की जाती है। कब की जाती है? 1958 में की जाती है। इसका काम क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी खरीद करना और उनको बेचना, ये इसका काम है। किस मंत्रालय के तहत आएगा भाई? कृषि का मंत्रालय होना चाहिए ना। अगर हम कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि के मंत्रालय के अंतर्गत आना चाहिए। तो हमारा इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बताओ कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी है? यहाँ पे अभी मिश्रा का, दिव्यांशी का, गीता जुड़ चुकी हैं, गुड आफ्टरनून, आज बिल्कुल आ सकते हो। और चित्रांशी का, गीता, ऋतु कुमारी का ऑप्शन नंबर सी। प्रिंस कह रहे हैं जय माता दी, ठीक है भाई प्रिंस, दिव्यांशी, सभी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया इसका आंसर क्यों है ऑप्शन नंबर सी? ठीक है, तो आपको समझ में आया क्यों आंसर। अब मैं ये क्वेश्चन आपसे करता हूं, अगर कृषि मंत्रालय की बात हुई तो कृषि मंत्रालय किस मंत्री के पास है? प्रेजेंट टाइम में कृषि मंत्री कौन है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? सर जी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा सुबह से। तो बेटा अगर तबीयत खराब है, तो अगर आपको लगता है कि आप ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी, या फिर आपका लग रहा होगा कि सर भारी है, तो आप रेस्ट कर सकते हैं। आप बाद में क्लास देख लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर तबीयत खराब है तो देखना ही देखना है, ठीक है? तो आप आराम कर सकते हैं, ठीक है? और जान जुड़ चुके हैं, नमस्ते स्नाइपर, बिल्कुल भाई। आगे करते हैं, हाँ बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि मंत्रालय किसी ने बताया नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आप बता देना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कंप्यूटर प्रोग्राम की अनअधिकृत नकल और उपयोग जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है उसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं, आपने कोई, मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्या विंडो का पार्ट खरीदते हैं, यानी विंडो खरीदने जाते हैं, क्या उसका क्रैक वर्जन लेते हैं? तो आप क्या करते हैं, हम ना खरीदते नहीं हैं, विंडो का ना क्रैक वर्जन यूज कर लेते हैं। हम ओरिजिनल विंडो नहीं खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता है ओरिजिनल विंडो एक लीगल सॉफ्टवेयर है जिसका लाइसेंस खरीदा जाएगा और वो महंगा पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम तो क्रैक वर्जन यूज कर लेंगे, और क्रैक वर्जन आपका अनऑथराइज्ड कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका अनअधिकृत कॉपी कहलाता है। हम इसका यूज कर रहे हैं, और एक प्रकार का ये कह सकते हो, आप इसका यूज कर रहे हो तो आपकी कॉपी कर रहे हो, तो आपका क्राइम है। ये क्या है? क्राइम है। तो क्राइम अगर है तो आप इसमें से कौन से क्राइम में अकाउंट करोगे उसे? अगर आपने किसी भी पार्ट की या किसी भी चीज की अनऑथराइज्ड कॉपी का यूज किया है, तो आप इनमें से उसे क्या बोलोगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारे पास में, हमने उसका अधिकारों का उल्लंघन किया है, इसलिए क्राइम बनता है। तो आपका ये कौन सा पार्ट कहलाएगा? आंसर आया है चित्रांशी सिस शिवाजी द बॉस, दिव्यांशी का आंसर बी है, स्नाइपर कह रहे हैं हैकिंग, और निशांत कह रहे हैं राधे राधे, अभी मिश्रा हैकिंग, जी का आंसर क्रैकिंग है, चित्रांशी चौहान ए, जान का आंसर है पायरेसी, स्माइल गर्ल बी। और चलिए शिवराज सिंह चौहान, ऋतु कुमारी का लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। शिवराज सिंह चौहान आपके कृषि मंत्री हैं, और स्माइल गर्ल नमस्ते भाई। आपको पता होना चाहिए भाई हैकिंग का मतलब क्या है। हम कोई कॉपी थोड़ी कर रहे हैं, हम उसके में ना क्या कर लेते हैं, हम उसके कंप्यूटर में एक्सेस ले लेते हैं, और उसके कंप्यूटर को बिना उसके पहचान के या बिना उसके जाने तब काम कर रहे होते हैं, उसे हैकिंग कहते हैं। वो हैक है। लेकिन वो आप यहां पे कॉपी कर रहे हो, किसी की कॉपी करना पायरेसी कहलाता है। आप फिल्म देखते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई
कभी कभी हॉल से उतरी हुई फिल्में यानी हॉल से रिकॉर्ड की गई फिल्में कहाँ पहुंचती हैं, आपके किसी ऐसे एप्लीकेशन में पहुंच जाती हैं जहां पर आप कह सकते हो वो एक प्रकार से इलीगल कहलाता है। हम इलीगल तरीके से वहां पे देख लेते हैं, वो क्या है, वो पायरेसी कहलाता है। अगर सॉफ्टवेयर में हम पायरेसी कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाएगा। भाई ऑप्शन नंबर डी होगा। आप एबीसी बता रहे हो, किसी का आंसर सही है, ठीक है। जी क्रैकिंग नहीं होगा, बी होगा सर, बी नहीं होगा। किसने बोला क्रैकिंग होगा, कौन बोल रहा है क्रैकिंग होगा, बी नहीं होगा। भाई नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहते हो लेकिन आपको बात आंसर पता नहीं है। आप यहाँ पे बस इतना कहते हो कि हमने बी बोल दिया, अब ये सही है नहीं है तो आप मान लो, हम आगे बढ़ो। भाई मेरा यहाँ पे मतलब है आप चीजों को सीख के जाओ, ठीक है। क्रैकिंग बोल के कह रहे हो नेक्स्ट, गलत बता के इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 क्या कहता है, मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, अपना काम ही ना करे, कोई सरकारी अधिकारी काम ही नहीं कर रहा, तो इसमें कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट यहां पे एक क्या कर देगा, परमादेश याचिका डाल देगा, या फिर कोर्ट इस पे क्या कर देगा, किसी के में परमादेश दे सकता है। और परमादेश का मतलब क्या होता है, यहां पर कोर्ट आदेश दे सकता है, और आदेश देगा तो यहां पे बताओ वो क्या करेगा। इन चारों में से क्वेश्चन है, न्यायालय के द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किए जाने वाले परमादेश याचिका का वास्तविक अर्थ क्या होता है, जिसमें उसे उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने को कहा जाता है, जिनके पालने में वह विफल रहा हो। यानी वो अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां पे कोर्ट परमादेश देता है। और ये क्या है, एक प्रकार का आदेश होता है, और जिसका मतलब होता है कि आप अपने कर्तव्यों को ना तुरंत निभा लो। क्या करो, तुरंत अपने कर्तव्य को निभाओ। यानी इसका मतलब, परमादेश का मतलब क्या हो गया कि हम आदेश दे रहे हैं, हम कमांड कर रहे हैं आपसे अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका परमादेश जो होता है, ये क्या है, एक कमांड होती है जो कोर्ट देता है उन लोगों को जो सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे होते हैं। आया समझ। सी आंसर है, बी आंसर है, गर्ल का आंसर बी, अभी मिश्रा, दिव्यांशी, स्माइल गर्ल, सभी का आंसर जो आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू, अच्छी राइटिंग, ठीक है। तो आपका आंसर बी होगा। जो सी बोल रहे हैं वो आंसर कैसे हो जाएगा, मैं कह रहा हूं परमादेश, आप इसका भी संधि विच्छेद करोगे, परम और आदेश। परम कौन है यहां पे, कोर्ट, और आदेश दे रहा है कोर्ट, तो क्या हुआ, इसी को तो कह रहे हैं कमांड करना, इसी को तो कहते हैं कमांड देने के बाद में सामने वाले से काम कराना। मैं आपसे कहूं कि आप कमेंट करो, ये क्या है, ये कमांड है। और अगर मैं आपसे ऊपर हूं तो इसका मतलब क्या है, एक प्रकार के परम आदेश हो गया, इसलिए इसे कहते हैं परमादेश। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे प्लीज लाइक कर दें। हाँ भाई, निशांत की बात मान के लाइक जरूर कर देना। मेरी बात मानो मत मानो, लेकिन अपने साथियों की बात तो मान सकते हो, निशांत की बात को मान लो, ठीक है। चित्रांशी कह रही है भी ओके, कोई मुझे कोई मत बोलो, ओके। हम आदेश देते हैं कि ऑप्शन बी सही है, बहुत सही बात है। चलिए, स्माइलगढ़ का आंसर बी। चलिए इसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक सतत अवसादग्रस्तता विकार कौन सा है। यानी डिप्रेशन की बात की जा रही है। और डिप्रेशन क्या होता है, जब आपका मूड लो हो जाए। और लो मूड का मतलब क्या है सर, यहां पे ना दो टाइप के डिप्रेशन होते हैं, ठीक है। एक आपका क्या कहलाता है, मेजर डिप्रेशन। आप कहेंगे सर मेजर डिप्रेशन है मुझे, लेकिन मेजर डिप्रेशन क्या होता है ना, मुख्य डिप्रेशन क्या होता है, यहां पे इसका मतलब है कि आप दुखी हो, और लेकिन 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 यानी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तीव्र होती है। और कोई चीज बहुत तेज होगी तो ज्यादा जल्दी थक जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म की होगी। अगर आपको तीव्र डिप्रेशन है तो ये शॉर्ट टर्म का होता है, लेकिन स्लो वाला होता है ना, स्लो जो क्या कर रहा होता है, हल्का होता है। और हल्का वाला ना क्या होता है, लंबे समय तक आप रोजाना 2 घंटे बैठ के सोचोगे कि वो वाला छोड़ गया मुझे, ये सब क्या है, ये लंबे समय तक रहता है। इसमें एनर्जी की क्या हो जाती है, इस वाले पार्ट में एनर्जी की बहुत कमी हो जाती है। धीरे 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 करके ये क्या करता रहता है, अपनी एनर्जी को डाउन कर देता है। इसमें क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। लेकिन भाई मोटिवेशन ही तो नहीं मिल रहा। अगर मोटिवेशन मिल रहा होता तो क्या होता, उसको डिप्रेशन होता ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सर ये कौन सा पार्ट होगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे ये डिस्थेमिया होगा। क्या होगा, ये डिस्थीमिया कहलाता है।
जब हम कह रहे हों कि कोई भी डिप्रेशन है लेकिन बहुत सालों से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, लो मूड रहता है, एनर्जी नहीं रहती है, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, लो मूड हो जाता है और इसे कहते हैं इसे नॉर्मल सैडनेस नहीं कहते, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर कहलाता है। तो बता दीजिए भाई कितने आंसर, मैं दुखी हूं, हाँ, आप तो सब दुखी होंगे। फर्स्ट आंसर मेरा था, हाँ जी चित्रांशी तुम्हारा ही होगा, ठीक है। जान का आंसर आ चुका है, बी अक्की फिटनेस दे रहे हैं, गीता को ज्ञान, ठीक है, गीता को ज्ञान दो तुम बस, ठीक है। अब समझ में आ गया कि डिप्रेशन के टाइप होते हैं। आपको अगर मेजर डिप्रेशन हुआ है तो वो बहुत तेज होगा, जिसमें आप 2 से 4 दिन बहुत ज्यादा डिप्रेस रहोगे और एक कोने में बैठ के रोते रहोगे, वो क्या है, वो तीव्र डिप्रेशन कहलाता है। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बेटा ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। लेकिन एक होता है जो किसी से कुछ नहीं कहता, ठीक है भाई तुझे जो करना कर ले, वो आपका एक प्रकार का डिसऑर्डर हो जाता है, जहां पर हम लंबे समय तक वो चीज को फील करते हैं, लंबे समय तक फील करते हैं और वो हल्का हल्का आपको दुखी करता रहता है और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की बहुत कमी होती चली जाती है। आया समझ? मैं पहले से ही दुखी हूं, बारंबार असफलता, भाई जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में आपको बार बार आपको क्या मिल रहा है, आपको असफलता मिले जा रही है, तो क्या होगा कि आप एक कोने पे बैठ के सोचोगे अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्या हो जाता है, यहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिलता। इसी वजह से कहा जाता है कि आपको कोचिंग में यहाँ पर मोटिवेशन के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि मोटिवेट करते हैं टीचर कि बेटा हो जाएगा, टेंशन ना लो, हो जाएगा, इसी वजह से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता भैया, निम्नलिखित में से किस देश ने बॉन समझौता 2001 की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बॉन समझौता की बात की जा रही है और ये समझौता होता कहां पे है, क्योंकि बॉन कहां पे है, जर्मनी में। लेकिन ये समझौता कहां पे हो रहा होगा, इसका मतलब है कि ये बॉन समझौता आपका जर्मनी में हुआ होगा। कहां हुआ होगा, जर्मनी में हुआ होगा। लेकिन जर्मनी में हुआ था, लेकिन किसके बीच हुआ था ये थोड़ी ना बता दिया इसने। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हमको ज्ञान ना दो, आपका ज्ञान हमारे पास दिमाग नहीं है। कौन किसको ज्ञान दे रहा भैया? आई थिंक बी, स्माइल गर्ल का सी। भाई आंसर दो, आंसर अफगानिस्तान बताया गीता ने, चित्रांशी चौहान का आंसर सी है, स्माइल गर्ल का आंसर अफगानिस्तान। बाकी के लोगों का भी आंसर आना चाहिए भाई, आंसर भी दिया करो। जान का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं, और आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहे होंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पेट को मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ठीक है, इतना ही बहुत है कि ये जो है ये समझौता होता है तालिबान सरकार के पतन के बाद। लेकिन आप कहोगे सर तालिबान की सरकार तो अभी भी है। तो भाई ये जो समझौता है ना, ये 2001 में होता है। कब होता है ये समझौता? 2001 में होता है। और ये किसके किसके बीच होता है? तो तालिबान सरकार और तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? तालिबान और अफगानिस्तान। कहोगे सर अफगानिस्तान तालिबान का मतलब क्या है? तालिबान में ही तो अफगानिस्तान है। तो भाई यहाँ पे अफगानिस्तान में ना इस्लामी शासन हुआ करता था, तो यहाँ अब क्या चाहिए? सरकार चाहिए। तो ये अफगानिस्तान में क्या हुआ, ये सरकार बनना स्टार्ट हुई, और ये सरकार बनने के बाद ये लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था। लेकिन आते हैं ट्रंप भाई साहब, और आते हैं ट्रंप भाई साहब कब? 2000, यानी इससे पहले का जो कार्यकाल था, और 2021 में ये अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं और तालिबान के साथ समझौता कर लेते हैं। और जैसे ये समझौता करते हैं, यहां की सरकार गिर जाती है और उसके बाद तालिबान का शासन फिर से लौट आता है। इसी वजह से आप क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत जो हुई थी, जहां पर भारत इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा था बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे अमेरिका अपना गेम खेल जाता है। अमेरिका यहाँ से अपनी सेना को लेके चला जाता है, जिसके बाद तालिबान लोग अपने फिर से यहाँ पे सरकार बना लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। स्नाइपर, आपकी क्लास कितना टाइम होती है बेटा? हमारी क्लास 1 घंटे की क्लास होती है, 12:30 बजे से स्टार्ट होती है और ये 1:30 बजे तक रहती है। ठीक है, रोजाना होती है। आप सोमवार से शनिवार तक हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो आप ये क्लास रोजाना देखेगा, और इसमें आपको यहाँ पे जीके पढ़ाया जाता है यूपीएसआई के लिए। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनके एग्जाम की भी तैयारी यहाँ कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है। अब शासन कर रही है तो धीरे धीरे लोगों में विद्रोह की भावना भी आ रही थी। सिविलियंस विद्रोह करना चाहते थे, मौका मिल नहीं पा रहा था। एक टाइम पे मिल जाता है मौका, कब? 1857 के टाइम पे। 1857 में इंडियन सोल्जर जो होते हैं
और सिविलियंस जो होते हैं वो दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, एक विद्रोह कर देते हैं। और ये 1857 का पार्ट जो विद्रोह था, ये भारत के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम भी था। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और 1857 के टाइम पे होता है। अब पूछा क्या जा रहा है सर, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नमेंट, और यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात की जाती है। शासन किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उस टाइम पे हैंडल कौन कर रहे थे? क्योंकि 1856 से लेकर 1862 तक, 1856 से लेकर 1862 तक यहां पे एक व्यक्ति ने शासन किया था, यानी एक व्यक्ति यहां पे गवर्नर रहा होगा और उसका नाम था लॉर्ड गवर्नर जनरल। कौन था? कैनिंग। लेकिन सर, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो 1857 में ही खत्म हो गया था। मतलब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। एक्ट आने के बाद क्या होता है? एक्ट आने के बाद यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी खत्म हो जाता है। शासन खत्म होने के बाद क्या होता है? तो क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। यानी किसका शासन हो जाता है? महारानी का शासन स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा सर? आपके गवर्नर जनरल का क्या होगा? बेटा गवर्नर जनरल का यहां पे क्या कर दिया जाता है? पद चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि ये अब क्या है? ये महारानी के अंडर में काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाता है। तो ये आपका प्रथम वायसराय भी कहलाता है। ठीक है, ये प्रथम वायसराय भी है और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी है। ये भी याद रखना, क्योंकि ये अंतिम गवर्नर जनरल भी बना था और ये प्रथम वायसराय भी कहलाया था, क्योंकि शासन उसका 56 से 62 तक था। इसी प्रकार से यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है और 1947 में हम ब्रिटिश से आजाद भी हो जाते हैं। असफलता का कारण एकजुट होकर नहीं लड़ा गया। हाँ बिल्कुल, एकजुट होकर नहीं लड़ पाए या फिर हम एक साथ विद्रोह नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे भाई व्हाट्सएप तो था नहीं। उस टाइम पे तो व्हाट्सएप नहीं था। आज के टाइम पे क्या होता है? हम व्हाट्सएप कर देते, भाई आ जा आंदोलन करेंगे, जैन जी का आंदोलन चल रहा है नेपाल में, आ जा चलेंगे। उसने कहा कि टीवी पे देख लिया आंदोलन चल रहा है, वापस चल दिए। लेकिन उस टाइम पे ऐसी चीज नहीं थी। एक जगह से दूसरी जगह तक में चीजों को पहुंचने में टाइम लग जाता था। विद्रोह आज यहां हो रहा है और 3 दिन बाद 10 दिन बाद दूसरी जगह पे हो रहा है, तो वो विद्रोह जो है बड़ा विद्रोह नहीं बन पाया, जिसकी वजह से इसको रोकना आसान हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल भाई, लाइक कर दीजिए। मैं तो भाई, आप ही लोग कहते हैं। चित्रांशी चौहान कह रही हैं, तो चित्रांशी चौहान की बात मानी जाए। स्नाइपर जी सर, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 9। भाई हम लोग ब्रिटिश से आजाद हुए थे, क्या ब्रिटिशर्स सबसे पहले आए थे? क्या पहले यूरोपियन थे ब्रिटिशर्स? तो आपका आंसर होगा नहीं। सबसे पहले अंग्रेज नहीं आए थे हमारे यहां पे। पहले यूरोप, अरे ये कौन सा आ गया? अच्छा, पुर्तगाली की याद है। पहला यूरोपियन कौन था? पहला सर यूरोपियन हमारे यहां पे आने वाला कौन था? उसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था उसका? वास्को डिगामा। और ये कब आता है? 1498 में। 1498 में आने के बाद 1500 में ये पहला कारखाना भी यहां पे बन के तैयार हो जाता है। लेकिन सर पूछा तो सती प्रथा के बारे में जा रहा है। भाई रुक जाओ, सती प्रथा के बारे में ही बता रहा हूं कि हमारे यहां पे 1505 का टाइम आता है और पहला, यानी भारत में पहला वायसराय चुना जाता है। और भारत में पहला वायसराय कहां का बनता है? पुर्तगालियों का बनता है। तो आप यहां पे कहेंगे सर पुर्तगाली वायसराय बनेंगे, इसका मतलब अब ये शासन में हस्तक्षेप करेंगे। क्या करेंगे? शासन में हस्तक्षेप करेंगे। और यहां पे क्या हो जाएगा? ये क्या कर देगा? अपने यहां पर शासन में हस्तक्षेप करने के साथ साथ यहां पर अपने अकॉर्डिंग चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कौन बने थे? ये बने थे अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लेकिन फिर आते हैं हमारे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क बनते हैं 1509 में वायसराय। ये कब बनते हैं? अल्बुकर्क बनते हैं 1509 में वायसराय। और 1509 में वायसराय बनने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना गोवा पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? इन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। अब गोवा पर कब्जा किया है तो इसका मतलब क्या है? गोवा में जितनी भी हलचलें होंगी, जितनी भी चीजें चेंज होंगी, वो सब कौन करेगा? वो करेगा अल्बुकर्क। अब 1510 क्या टाइम है? तो 1510 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अब आप कहेंगे सती प्रथा तो सर हमारे यहाँ पे हमने तो सुना है कि बेंटिक ने, लॉर्ड बेंटिक ने किया था। भाई लॉर्ड बेंटिक ने पूरे भारत में किया था, लेकिन गोवा में किसने किया था? वो पहले ही हो चुका था, वो अल्फांसो टी अल्बुकर्क ने कर दिया था, सोशल रिफॉर्म के चलते, महिलाओं की सुरक्षा के चलते। आपका आंसर समझ में आ गया? आया समझ में? बिल्कुल।
गोवा से बंद हुआ था, सपना बनारसी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अल्फांसो डी अल्बुकर्क और स्माइलगढ़ का आंसर है। इसी के साथ में थैंक भाई खुश रहो साइलेंस लर्नर, और इसी के साथ में सबके आंसर आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले। हमने लगाओ सबसे पहले, हाँ तुमने लगाओ भैया सबसे पहले, आंसर तुम्हारा सही है। आगे बढ़े, चित्रांशी आप जीनियस हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक का याद रखना, उनके द्वारा पूरे भारत में सती प्रथा को खत्म किया गया था, लेकिन गोवा में खत्म करने का काम किसने किया था? पुर्तगाली ने। और पुर्तगालियों का क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए थे, 1961 में निकल के गए हैं। हम पुर्तगालियों से सबसे बाद में आजाद हुए हैं। अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया है, पुर्तगालियों ने 450 साल शासन किया है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या कहता है आप भाई? आप मान लीजिए करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, और करियर में क्या करना पड़ेगा? आपको कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो कनेक्शन बढ़ाना है, सोशल साइट इनमें से कौन सी बेहतर होगी जिसमें हम कनेक्शन बढ़ा लें? अब कनेक्शन बढ़ाने के लिए यहां पे पूछा गया है कैसा कनेक्शन। तो यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से विकल्पित की गई है, यानी डिजाइन की गई है? क्या आंसर होगा? राज फीलिंग ने आंसर दे दिया है, गर्ल स्माइल गर्ल का आंसर डी है, सपना बनारसी का आंसर, चित्रांशी का आंसर डी है, और इसी के साथ में जान का आंसर भी आ चुका है, गीता का आंसर भी आ चुका है। चलिए अब मैं बता दूं, आपको पता है कि हमारे पास में ना बाकी की 3 दिखाई दे रहे हैं ना, सिग्नल, वाइबर, फेसबुक, इसमें क्या होता है? ये एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट तो हैं, लेकिन इसमें ना फ्रेंड्स बनाते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं? फ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ फैमिली के लोग भी जुड़े होते हैं, और यहां पर हम बस उनसे फालतू की बकवास कर सकते हैं, यहां पे चैट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो फालतू वाला चीज भी हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है? प्रोफेशनली जुड़ना है, हमें करियर बनाना है, करियर के कनेक्शन बनाने हैं। तो हमें किसकी जरूरत होगी? तो हमें लिंक्डइन की जरूरत होगी, जहां पे आप जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जहां पे आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग करते हैं, जहां पे आपको करियर की ग्रोथ होती है, जहां पे आपको जॉब दिखती हैं, जहां पे आपके लोग जो होंगे एचआर होंगे, और वो एचआर आपसे कनेक्ट होंगे और आपको जॉब ऑफर भी करेंगे। तो इस प्रकार से हम लिंक्डइन पे जा सकते हैं, ठीक है। खुश ही रहना चाहिए भाई, दुखी करने के लिए तो दुनिया बैठी है भाई। हाँ जी भाई, तुम्हारी भी बात सही है, दुनिया दुखी कर रही है, लेकिन भाई दुनिया से मतलब ही क्यों रखना? अपना मतलब रखो, बस अपने से मतलब रखो। दुनिया से मतलब रखोगे तो दुखी रहोगे, केवल अपने से मतलब रखोगे तो कहीं ना कहीं खुश रहने के चांसेस भी रहेंगे। भाई रश्मि राजपूत थोड़ा सा आगे आ जाना, क्योंकि आप मुझे लगता है पिछले वाले क्वेश्चन पे ही चल रहे हो। अगर आप ये क्वेश्चन पे आए तो आप थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर लेना, जिससे आपको यहाँ पे लाइव क्लास देख पाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। भाई यहाँ पे बैकबोन की बात की जाती है। हमारे पास में बैकबोन है, हमारी बॉडी की बैकबोन है, लेकिन ऐसा भी होता है जो मॉडर्न इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इंडस्ट्रीज है। तो यही पूछा गया है किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? भाई क्या है ऐसा जो आधुनिक उद्योग जो चल रहे हैं उनमें वो रीढ़ कहलाएगा, एक बैकबोन के रूप में आपके सामने आएगा? क्या वो कपड़ा उद्योग होगा, क्या वो आप कहेंगे आयरन या स्टील का उद्योग होगा, या फिर चाय का, या फिर जूट का होगा? तो आप यहां पे क्या बताएंगे कि इनमें से ऐसा कौन है जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है? मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अलावा आप यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं, तब भी वो बहुत जरूरी है, इसलिए एक प्रकार की रीढ़ की हड्डी के रूप में इसको काउंट किया जाता है। तो यहां पे आपका मेरे दोनों किडनी डैमेज है। भैया तुम्हें हुआ क्या है? किडनी डैमेज है, दारू कम पिया करो, किडनी विडनी सब सही रहेंगी। बी आंसर है। अरे सर आप भी ठीक है। आयरन एंड स्टील, लोहा इस्पात स्टील आयरन, सब ने बता दिया, आयरन के नाम दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। यानी आप जब आयरन की बात करते हैं, स्टील की बात करते हैं, तो ये एक आपकी मशीन्स को बनाते हैं। आप यहां पर रेलवेज की बात करेंगे तो रेलवेज में आयरन का यूज होगा, रेलवेज के अंदर स्टील का यूज होगा। अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आपका मतलब क्या है कि ये पूरी प्रकार से हर उद्योग के लिए बहुत जरूरी है। अगर उद्योग के लिए आपने बिल्डिंग बनाई तो जरूरत तो पड़ेगी, तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगी? बैकबोन कहलाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे टाटा स्टील है, हमारे यहाँ पे टाटा स्टील है जिसे उद्योग की रीढ़ कहा जाएगा। टाटा स्टील के अलावा आपने देखा होगा JSW स्टील है, ये भी क्या है? ये भी हमारी एक इंडस्ट्री है आयरन स्टील की। आप जानते हैं भारत में सेल नाम की इंडस्ट्रीज भी है, जो कि एक राष्ट्रीय कंपनी है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय इस्पात निगम,
ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कहां पे विशाखापट्टनम में है। तो ये भी आपके गवर्नमेंट संस्था है जो आपके लिए कहीं ना कहीं क्या काम करती है, आपके लिए रीढ़ का काम करती है, बैकबोन का काम करती है। और आपसे मैं कहूं कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करेगी, आयरन और स्टील के उद्योग को कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करेगी, कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसके अंडर, यानी ये सारी चीजें उसके अंडर में काम करेगी, बताइए। अरे भैया पढ़ो चुपचाप, कोई ना कहीं ना जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा भाई। क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन कहाँ जा रहा है, पढ़ो चुपचाप, पढ़ने पर ध्यान नहीं है। फालतू की बातें मेरी क्लास में बहुत होती हैं, फिर हो जाते हो ब्लॉक, फिर कहते हो सर ब्लॉक कर दिया था। भाई ब्लॉक तो किए जाओगे, क्योंकि ये फालतू की बकवास जो हो रही है। मैं सर के साथ रहती हूँ। कौन से सर के साथ रहती है ये तो बताओ। चलो, आपका आंसर आ चुका है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब आपको पता है कि आप अगर हर चीज के लिए, कोई भी आपके साथ में हनन हो जाए, आप छोटे मोटे कोई केस लेके जाएंगे, तो आप कहाँ भाई सोचेंगे क्या हाई कोर्ट चले जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। लेकिन उसके लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वैसे ही बहुत सारे केस पेंडिंग है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सर हमें ना इनके लिए एक ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जो सुनवाई ना, त्वरित सुनवाई भी करे, और दूसरा क्या है कि छोटे मोटे काम जो होंगे ना वो सब हम इससे ही करा लें। तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, हमें ना ट्रिब्यूनल्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, हमें ट्रिब्यूनल्स बनाने पड़ेंगे, यानी हमें न्याय अधिकरण बनाने पड़ेंगे जो एक प्रकार से आपके यहाँ पे छोटे मोटे पार्ट के लिए सुनवाई करेगा। अब बोला क्या जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्याय अधिकरण का गठन कब हुआ था। तो पूछा क्या जा रहा है, तो यही पूछा जा रहा है एनसीएलटी का गठन कब होता है। एनसीएलटी क्या है, ये न्याय अधिकरण के लिए विशेष अदालतें हैं, जहां पर हम पहले हाई कोर्ट में जाते थे, लेकिन हम अब कहां जा सकते हैं, एनसीएलटी में जा सकते हैं। मैंने कहा कि आप शेयर होल्डर हो, आपके साथ शेयर में कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप क्या चाहते हैं कि हम उस कंपनी के खिलाफ रूल्स, यानी रूल्स का उल्लंघन के चलते केस कर दें। तो फिर क्या करेंगे, तो हमें ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ेगा, ना ही आप डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए हमें यहाँ पे एक्ट बनाना पड़ा। और वो कंपनी कौन सा एक्ट था, आप कहेंगे सर कंपनीज एक्ट था। क्या था वो, कंपनीज एक्ट था 2013। कंपनीज एक्ट के तहत यहां पे एनसीएलटी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एनसीएलटी बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है, 2013 के बाद बना होगा, तो 2010 खत्म, 2000 खत्म, 2016 या फिर 19। तो आपका आंसर हो जाएगा कि यहां पर 2016 होगा, क्योंकि 2-3 साल का ही फर्क आ सकता है, अगले साल बनेगा या 2 साल बाद बन जाएगा। तो एनसीएलटी कहां बनता है, ऑप्शन नंबर बी में 2016 में बनता है। आप यहां पे कहेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स कहलाता है। आप यहां पे फास्टर रिजोल्यूशन चाहते हैं, फास्टर सॉल्यूशन चाहते हैं, आप यहां क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, लॉ डिस्प्यूट भी आप यहां पे जाके कर सकते हैं। आपके साथ में कोई महंगाई से रिलेटेड इंसॉल्वेंसी संबंधित प्रोसीडिंग है, तो आप यहां जा सकते हैं। आपको शेयर होल्डर से दिक्कत है, तो आप यहां जा सकते हैं, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, बी आंसर है, जान का आंसर आ चुका है। इसके अलावा स्नाइपर एग्जिट हो रहे हैं, और इसी के साथ में हेलो सर आई एम न्यू स्टूडेंट, भाई एक्सक्यूज मी आ चुके हैं, और मुंह बंद करके मैं नहीं करती बात, अब जा रही हूँ क्लास में, 5 बजे आऊंगी। भाई मेरा प्यार अधूरा रह गया, क्या बातें कर रहे हो ये, ठुकरा के मेरा प्यार अंतकाम देखेगी, मेरा प्यार अधूरा रह गया। मैं यहाँ पे जीके पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे केस की बात कर रहा हूँ, और ये लगे पड़े हैं अपने प्यार के बारे में, और यहाँ पे किसी का प्यार अधूरा रह गया है, कोई इंतकाम देखने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भाई दिमाग खराब तो तब होगा ना जब हम दूसरे के सामने आंसर देने की कोशिश करेंगे। दूसरे के क्वेश्चन का आंसर देना ही क्यों है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे आंसर नहीं आ रहे, लेकिन आपके लिए वो एक प्रकार से भगवान हुआ ना, उसके आंसर देने हैं। एक प्रकार से यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे चीजें करा रहा हूँ, मेरे से मेरी बातें सुनने से आपका फायदा होने वाला है, लेकिन मुझे किसकी सुननी है, मुझे तो उसकी सुननी है जहां पे वो एक प्रकार से मुझे क्या कर रहा है, पढ़ाई से दूर कर रहा है। जो पढ़ाई से दूर करेगा उसकी बात जरूर सुनेंगे। तो सुन लो भाई, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। हाँ जी बिल्कुल, एक्सक्यूज मी, दोबारा आ गया अगला क्वेश्चन। कौन सा सागर को उसमें बड़ी हुई लवण सामग्री में अवलक्षित किया जाता है, जिस कारण तैराक इस समुद्र की लहरों पर तैरते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये महिला जो है वो यहाँ पे इसमें चिल मार रही है, एक समुद्र में बैठी हुई है, ना ही डूब रही है ना ही कुछ हो रहा है। यानी आपको तैराकी नहीं आती है, तैराकी सीखे बिना आपको पानी में तैरना है, तो आपको इनमें से एक सागर में जाना पड़ेगा।
इनमें से सागर में कौन से में जाएंगे सर? कैरिबियन में जाएं या लाल में जाएं, काला में जाएं या मृत में जाएं? तो आप ऐसे सागर में जाएं जहां पे तैरना आसान हो जाए। और तैरना आसान कब होगा? जब डेंसिटी ज्यादा होगी। और डेंसिटी ज्यादा कब होगी? जब नमक के पार्टिकल ज्यादा होंगे, यानी यहां पे नमक की मात्रा ज्यादा होगी। और नमक की मात्रा इन सारे सभी सागर में किस में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर नमक की मात्रा ना लगभग 30 से 35% होती है। और 30 से 35% मात्रा किस में पाई जाती है? तो आप बता देंगे सर वो डेड सी में पाई जाती है, मृत सागर में पाई जाती है। और इसमें हम डूबते नहीं हैं। ये ऐसा आपका सागर है जहां पर आप कैसे भी कूद जाओ, एक जगह से दूसरी जगह पर कूद जाओ, छलांग मारो, आप यहां पे डूबने वाले नहीं हैं। इसे सॉल्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है। आप आसानी से पानी में तैर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो इस जगह आप घूमने जा सकते हैं। लेकिन आपका ये कहेंगे सर है कहां पे? तो आप कहेंगे ये है इजराइल के पास। ये कहां पे है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में पड़ता है, जिसका नाम क्या है? डेड सी है। ठीक है, भूख लगी है तो खाना खा लो, खाना खाते हुए क्लास देख लो। बी आंसर बताया रश्मि राजपूत ने, जान का आंसर डी है स्नाइपर का, और चित्रांशी का, साइलेंस लर्नर का, सबका आंसर आ चुका है। मेरा तो फास्ट है भैया, मेरा फास्ट है, लेकिन फिर भी बात यहाँ पे हो रही है फास्ट फास्ट। चलो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कंप्यूटर का जमाना है, सभी जानते हैं। और कंप्यूटर का जमाना है तो आपको अगर मैं ये कहूं कि कंप्यूटर ना इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि ह्यूमन की तरह सोचने लग जाए, किसकी तरह? हम लोगों की तरह सोचने लग जाए, तो इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर ना वो बायोचिप होगी। बायोचिप टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बायोचिप जो है वो ह्यूमन ब्रेन के जैसे काम करती है। इसके अंदर एबिलिटी कैसी होती है? ह्यूमन के ब्रेन के जैसी एबिलिटी होती है। ये प्रोसेसिंग एबिलिटी ह्यूमन की तरह काम करने पर इसको प्रेफर करती है। तो अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है सर, कौन सी पीढ़ी का होगा? तो मैं बता दूं कि आपके पास में ना फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहले कंप्यूटर कौन सी जनरेशन के आए थे? तो आप बताओगे सर फर्स्ट जनरेशन के आएंगे। और फर्स्ट जनरेशन के किससे बने हुए थे? तो आप बताओगे सर वैक्यूम ट्यूब से बने थे, जो कि बहुत बड़े हुआ करते थे। जब आया सेकंड जनरेशन का टाइम, तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे तो वैक्यूम ट्यूब की जगह पे अब ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। किसका? ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। और फिर आता है आपकी थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन आने के बाद में हमें समझ में आया कि हम यहाँ पे एक चीज, हर चीज को एक छोटे से पार्ट में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आईसी का यूज करने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने लगे। और फिर आता है फोर्थ टाइम, यानी फोर्थ जनरेशन, और हमने इसकी जगह पे आईसी की जगह पे क्या यूज करने लग गया? माइक्रो प्रोसेसर यूज करने लग गए। और आज के टाइम पे हम क्या यूज कर रहे हैं? तो फिफ्थ जनरेशन एआई पर काम कर रही है। फिफ्थ जनरेशन किस पे काम कर रही है? एआई पे काम करती है। फिफ्थ जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करती है। और फिफ्थ जनरेशन की जो है वो बायोचिप पर ये काम कर रही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया क्या आंसर हो जाएगा? मैं जाऊंगा नहीं उस चैनल पे, भाई किसी भी चैनल की यहां पे बातें ना की जाएं। आप अगर किसी चैनल पे जाते हो तो आप डायरेक्ट उस चैनल पे जा सकते हो। यहां आने के बाद में किसी भी चैनल को प्रमोट करने की बात ना करें, क्योंकि हम लोग भी हम किसी भी चैनल पे नहीं जाते। तो अगर हम किसी चैनल पे नहीं जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उनकी हमारी पॉलिसी का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो आप अगर जहां भी बात जाते हो, जहां पढ़ते हो, बहुत अच्छा है। आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो किसी भी चैनल पे आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं इस चीज के लिए। तो भाई आने के बाद में आप ये मत कहा करो कि मैं उस चैनल पे पढ़ने जा रहा हूं या मैं इस चैनल पे पढ़ूंगा, तुम कब आओगी वहां पे, हम शाम को वहां मिलेंगे। तो ऐसी बातें ना किया करें। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक 15 पे। तो आगे आपका डीएनए, डीएनए की बात आ जाती है। ठीक है, मैं जाऊंगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन ऐड आएगा। महेंद्र कुमार कुशवाहा, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी यूपी। क्वेश्चन नंबर का आंसर डी है। जान हंस रही हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? ठीक है, डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है? बिल्कुल एजुकेशन लाइव। मैं कब आता हूं मैं आपको बता दूं, मैं 12:30 बजे आपके सामने आता हूं और शाम को 5 बजे भी अब आने लगा हूं। तो शाम को 5 बजे भी आप साइंस की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमारे माता पिता हैं, उनकी आंखों का रंग अगर नीला है तो हमारा भी आंखों का रंग नीला आ रहा है। हमारे माता पिता अगर हाइट में थोड़ा सा लंबे हैं तो हम भी, उनके जो संतान हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी हाइट में लंबे जा रहे हैं। हम, उनका बालों का रंग अगर भूरा है तो हमारा भी बालों का रंग भूरा है।
तो इसका आधार क्या है? इसका आधार होता है यहां पे डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट। अब कहेंगे डीएनए का फंक्शन सेगमेंट, भाई डीएनए के अंदर क्या ऐसा पाया जा रहा है? तो डीएनए जो आपको दिख रहा है ना, तो ये जो डीएनए है, तो इस डीएनए के अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मैंने कुछ अलग ही बना दिया, क्या बना दिया ये, ठीक है। तो जब आप डीएनए को देखोगे तो डीएनए आपको इस तरीके का दिखेगा, ये सांप जैसी आकृति, दो दो सांप आपको दिख रहे हैं। यहां पे आपको ये दिख रहा है ना, इन जगहों पर हमें क्या मिलते हैं? इन जगहों पे हमें प्रोटीन मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं इन जगहों पर हमें जीन मिलते हैं। पेयर में क्या मिलते हैं? जीन मिलते हैं। और ये जीन ही हैं, ये जीन क्या करते हैं? ये ट्रेट के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए सहायक होते हैं। जीन्स किसका निर्माण करेगा? ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, और वो प्रोटीन ही हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रकार से ट्रेट को एनकोड करते हैं। यही हैं जिनकी वजह से हमारे आंखों का रंग, हमारी ऊंचाई, हमारे बालों का रंग, हमारा रंग, इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी आदतें, ये सारी चीजें जो आ रही हैं वो इस जीन की वजह से आ रही हैं। यानी ये फंक्शनल है, और फंक्शनल वाला ही पार्ट आपसे पूछा है, और वो आपका आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर सी। तो आप एक जगह से यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, आप कहते हैं ना डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, वो जीन ट्रांसफर होते हैं। एक छोटा सा पार्ट है जो कि जीन ट्रांसफर होते हैं। आंसर आ चुका है, आंसर ए डीएनए डाइऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक, और बिल्कुल सही बताया। और मेरा कमेंट ना दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिखना चाहिए? सबका कमेंट दिखना चाहिए। जो भी है मेरे पास में कमेंट आएंगे, मुझे दिख जाएगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। भाई आंसर दिखेंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग सीखना चाह रहे हो। नहीं सीखना चाह रहे तो कोई बात नहीं है। ये कौन है? एक्सक्यूज मी, शर्मा जी की जान। कौन शर्मा जी? भाई नहीं, शर्मा मैं ही हूं वैसे, अगर देखा जाए तो। कैसी बातें कर रहे हो आज यार, तुम लोग अलग ही बात करने लग जाते हो। पढ़ने आते हो यहाँ पे, डीएनए जीन्स की बात करो, फालतू की बात ना करो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्या कहता है 16? इसको पढ़ो। अब मैं आपको ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहा हूं, ज्ञान प्राप्त करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्दपद धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया जाता है? क्या है धर्म चक्र प्रवर्तन? यानी हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में क्या बताया जा रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो किसका पार्ट है? ऐसा क्या किया था बुद्ध ने जो आप यहां पे उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी या कह सकते हैं। राज भैया को गलती हुई है तो सॉरी भैया, राज भैया को स्माइल गर्ल की तरफ से सॉरी आ चुका है, लेकिन मेरे से भी बोल दिया करो। आप मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा उदम करते हो तो मुझसे भी सॉरी बोला करो, क्योंकि किसी दिन मेरा दिमाग खिसक गया, ब्लॉक करता चला जाऊंगा सबको। सर दूसरे चैनल पर मुझे सर बहुत स्मार्ट लगे, बट मुझे तो आप पसंद हो। भाई दूसरे चैनल पे सर पसंद है, लेकिन मुझे आप पसंद है। ये कौन सी? ये तो दोनों दोनों को बैलेंस करके चलना है। भाई तुम तो पूरे ऐसे 2 नावों पे चलने वाले लग रहे हो। एक नाव पे भी चलना है, दूसरे पे भी चल रहे हो, गिर जाओगे। ठीक है, आंसर दिया है राज फीलिंग्स ने, जान का आंसर आ चुका है। चलिए बता दो यहाँ पे कि आप बताते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन की। देखो बुद्ध को जब एक प्रकार से क्या होता है, एक बार बैठते हैं कहाँ पे? बोध गया में बैठते हैं, और उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होती है। फिर क्या कहेंगे? ज्ञान प्राप्त होगा तो भाई उपदेश भी तो देंगे। भाई अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक प्रकार से उपदेश ही तो दे रहा हूं। लेकिन मैंने पहला उपदेश कभी ना कभी दिया होगा, मैं पहली बार कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने आके पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? जो पहला उपदेश जो उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और एक वर्ड और पूछा जाता है, और वो वर्ड कौन सा है? उसे कहते हैं, अगर आप यहाँ पे बुद्ध की मृत्यु के बारे में जानेंगे, किसकी मृत्यु जानेंगे बुद्ध की, तो ये किस कब होती है? ये होती है कुशीनगर में होती है। और कुशीनगर में होने के बाद इसी मृत्यु को यहाँ पे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, तो आप क्या कहेंगे? ये सर प्रथम उपदेश था, ये पहला आपका उनकी तरफ से आने वाला उपदेश था। ठीक है, फास्ट 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 भाई, फास्ट ही, हर चीज पे फास्ट मत रहा करो। हाँ जी भाई, पहल तो नहीं रहे, घर वाले शादी करा देंगे। ऐसा करो, मेरी इस वाली क्लास को ना मैट्रिमोनियल वाली क्लास बना दो। प्यार भी हो रहा है यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में शादी की बातें चल रही हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। एक कह रहा शादी करा दो, एक कह रहा पता नहीं। यहाँ पे एक प्रकार से मेरे को लगता है ना, मैं उपदेश की जगह पे यहाँ पे मैट्रिमोनियल आपको चीज़ें बताऊँ। मैं यहाँ पे एक दूसरे से कहूँ कि भाई एक ये है, एक ये है, दोनों जाके बात कर लो, शादी कर लो। क्या बात है, करो, पढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पढ़ाने वाली क्लास होती है, लेकिन यहाँ वो रुकनी नहीं चाहिए। कहते ना पागलपंती रुकनी नहीं चाहिए। बात करो क्वेश्चन नंबर 17 की। आपको पता है संसद है,
कुछ कानूनों को अदालत के जुडिशियल रिव्यू से बचाना है। जुडिशियल रिव्यू मतलब समीक्षा करता है, एक कोर्ट भी हमारे, कोई कानून बना है तो उस कानून की समीक्षा करेगा कौन? कोर्ट करेगा। अब क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि हमारे संविधान में ऐसी चीज लिखी है कि जुडिशियल रिव्यू होगा, तो क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, चेंज ही कर देते हैं, जुडिशियल रिव्यू से बचा लेते हैं। हमारे पास ऐसे कुछ कानून हैं, उसे हम जुडिशियल रिव्यू से बचा लेते हैं, तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यूज किया जाएगा? आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन सा यूज किया जाएगा? हमें संशोधन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। और ये संशोधन कौन सा था? 25 पहला 42 और 44। तो याद रखना हमारे पास में ना पहला ही संशोधन हुआ था। हम संविधान बनाने के बाद में हमने पहला ही संशोधन कर दिया था। कब किया होगा भाई? 1950 में बनाया, अगले ही साल हमने क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। क्योंकि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं ना, तो बाद में जोड़ते हैं, और जोड़ देंगे कैसे? अमेंडमेंट के द्वारा बोलते हैं। तो प्रथम संशोधन में हमने 9 यानी 9वीं अनुसूची को जोड़ा। किसको जोड़ा? 9वीं अनुसूची को जोड़ा। और 9वीं अनुसूची को जोड़ा ही क्यों था? तो आप यहां पे समझ लीजिए कि हमें कुछ कानून जो थे, स्पेसिफिक लॉ थे, उनको बचाना था। किससे? जुडिशियल रिव्यू थे। तो आप यहां पे कहेंगे क्यों बचाना था? यानी यहां पे बता रहे हैं कि 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है? स्पेसिफिक कानून जो थे उनको किससे बचाना है? जो आपके कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जाता है, समीक्षा की जाती है, उससे बचाने का काम किया गया था। किसमें किया गया था? तो पहले ही संशोधन में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आंसर हो जाएगा। तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो था, भूमि सुधार से रिलेटेड जो कानून था, वो आपका किस में आता है? वो 9 शेड्यूल में आपको वो बचाने के लिए किया जाता है, जिससे कोर्ट उस पर क्या ना करे? समीक्षा ना करे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1951 हो जाएगा। ठीक है, फालतू कमेंट वालों को ब्लॉक कर दो। बिल्कुल कर दिया जाएगा, अगर ऐसी बातें करते रहोगे तो आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था? आपको पता है हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाती है। अब आप कहेंगे सर इमरजेंसी का मतलब? इमरजेंसी यहाँ पे ना 3 प्रकार से इमरजेंसी लगती है, यानी आपातकाल लगता है। सर हमने राष्ट्रपति शासन पूछा है और आप आपातकाल बता रहे हो। भाई यही इमरजेंसी को ही हम आपातकाल कहते हैं, और इसी को ही हम राष्ट्रपति शासन में काउंट करते हैं, और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर इमरजेंसी हमारे यहाँ पे ना कितनी लगती है? 3 प्रकार की हैं। एक है आपका आर्टिकल नंबर 352, एक है आपका आर्टिकल नंबर 356, और एक आर्टिकल नंबर 360। 352 में हमारी जो इमरजेंसी लगती है वो उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, या राष्ट्र आपातकाल के नाम से जाना जाता है, जो आज तक 3 बार लगा दिया गया है। 356 की बात करेंगे तो ये राज्य पर लगाया जाता है, इसे कहा जाता है राज्य आपातकाल, और इसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगाया जाता है। अगर सरकारें संवैधानिक प्रावधान के तहत कार्य नहीं करेंगी तो हम क्या कर देंगे? वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, और ये आर्टिकल नंबर 356 के तहत राज्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा आपातकाल कौन सा है? 360, जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं, जो आज तक नहीं लगाया गया है। तो आप यहां पे तीनों आपातकाल को समझे। अब मैं बोल रहा हूं राष्ट्रपति शासन की, यानी इस राज्य आपातकाल की, तो सबसे पहले हमने कहां लगाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में सबसे पहले लगा था। आपका आर्टिकल नंबर 356 का यूज सबसे पहले कहां होता है? पंजाब में होता है, 1951 में होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चित्रांशी चौहान ने 356, अभी मिश्रा, इसके अलावा स्नाइपर, एजुकेशन लाइफ, साइलेंस लर्नर, राज फीलिंग, सभी का आंसर आ चुका है। जान का भी आंसर आ चुका है, और यहां पर सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। और मैं बोलूं, अब क्वेश्चन मेरा यह है कि अच्छा भारत में 356 आर्टिकल का अब तक कितनी बार यूज किया गया है? तो अब तक राज्य आपातकाल कितनी बार लगा है, ये एक क्वेश्चन बनता है। आप बताएंगे इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक समय तक आपातकाल कहां लगा है? सर्वाधिक समय तक आपातकाल कहां यूज किया गया है? तीसरा आपका आता है कि सबसे ज्यादा बार आपातकाल, राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन कहां पर लगाया गया है? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी देने हैं। अब तक का राज्य आपातकाल, अब तक कितने आपातकाल लगाए जा चुके हैं, यानी राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं, सर्वाधिक समय तक आपातकाल कहां लगा था, और सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन
कहां पर लगाया जा चुका है। ठीक है, यानी अब सर्वाधिक समय का मतलब है एक ही टाइम पे अवधि ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा बार का मतलब है कि हर टाइम पे हर अवधि में 2 से 4 5 10 हो सकता है, 10 हो सकता है 11 बार हो सकता है 12 बार हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बाद में बता देना भारत में 10 बार, अरे गलत है एजुकेशन लाइव, भारत में नहीं, हम यहाँ पे गए पंजाब में ही 8 बार लग चुका है, भारत की बात कर रहे हो। 3 आपातकाल होते हैं, मैंने आपातकाल का नहीं पूछा, मैंने पूछा राष्ट्रपति शासन के बारे में। ये क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, जहां पे मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा किस समय तक, कितने कहां पर सबसे ज्यादा समय तक लगा है, और सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा है। ये तीनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 क्या कहता है? 19 कहता है भारत में इंडस्ट्रियल हब है और यहां पे इन्वेस्टमेंट लाना है। भारत में इंडस्ट्रियल हब और इन्वेस्टमेंट लाना है, तो कौन सी पॉलिसी है जो हमारी मदद करेगी? तो इंडस्ट्रियल हब बनाना है, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा लाना है, आपको एफडीआई ज्यादा लाना है, तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है? तो ये पूछा जा रहा है वो कौन सी हेल्प करेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र। कौन सी करेगी? NIMZ। अगर NIMZ है तो किस मंत्रालय के तहत काम करेगी, ये आंसर आपको देना है। बताइए क्या आंसर होगा? साइलेंस लर्नर ए बता रहे हैं, राज फीलिंग्स, मेरी जान ने आंसर बताया यूपी और मणिपुर। हाँ जी बिल्कुल, मणिपुर आंसर होगा। मणिपुर में सबसे ज्यादा बार लगा है, उसके बाद दूसरा आता है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ए आंसर है लर्नर का, गर्ल का आंसर ए है, निशांत का आंसर, सभी का आंसर आ चुका है और ए आंसर। और इस्माइल गर्ल ने आंसर दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेरा आंसर ऊपर जा रहा है। ठीक है भैया, तुम्हारा आंसर ऊपर जा रहा हो तो हम देख तो रहे हैं। ठीक है, आंसर ए आ चुका है। स्नाइपर कह रहे हैं नो आइडिया। तो बेटा एक बात बताना, हमें क्या, मैंने क्या बताया, इंडस्ट्रियल हब बनाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास में पॉलिसी होनी चाहिए, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने पड़ेगा। ये क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स पॉलिसी बनाई गई। और ये क्या है? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा लाने के लिए हमारे पास पॉलिसी बनती है। और पॉलिसी लाने का काम यानी उद्योग से संबंधित काम कौन करेगा, कॉमर्शियल से रिलेटेड काम कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर ये काम करेंगे उद्योग मंत्रालय, उद्योग से संबंधित उद्योग मंत्रालय काम करेगा। कॉमर्शियल काम है क्योंकि यहां पे पॉलिसी की बात की जा रही है, एफडीआई लाने की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की जा रही है, हाईटेक इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है। और आपको अगर मैं पूछूं कि इस टाइम पे मंत्री कौन है, इसके क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स किसके पास है? जल्दी से बताइएगा किसके पास है। थैंक्स फॉर चॉकलेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। स्माइल गर्ल का आंसर, जान का आंसर, मेरा आंसर। ठीक है, सबके आंसर आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर आता है आज का आखिरी। और ये आखिरी क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आप आखिरी पढ़ेंगे, इसका आंसर देंगे, आपको देना है इसका आंसर। ये मैं बता देता हूं, आपको पता है स्कूलों में पढ़ाई करनी है, स्कूलों में शिक्षा को बेहतर करना है, तो उसके लिए एक संस्था काम करेगी। एक संस्था है जिसे एनसीईआरटी के नाम से जाना जाता है, और एक संस्था है जिसे एससीईआरटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको आंसर देना है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एससीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? और याद रखना, ये क्या करेगा? राज्य में शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने पर काम करेगा, राज्य में पाठ्य पुस्तक को बनाना है, राज्य में आपको सिलेबस पता करना है, आपको नवाचार बनाने हैं, इनोवेशन करना है, तो इसके लिए एक आपकी संस्था काम करती है। और इसकी स्थापना कब होती है, इसका आंसर आपको देना है। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग वास्तव में पढ़ रहे हो। इसी के साथ में आज की क्लास में आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और यहां पे याद रखना कि क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के कमेंट मुझे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं मेरी क्लास लेने से, तो कमेंट पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप रोजाना पढ़िए, पढ़ने पर फोकस करिए। आपको चाहिए यहाँ पे क्या? आपको चाहिए यहाँ पे पढ़ाई, आपको यहाँ पे चाहिए नॉलेज, आपको यहाँ पे अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, तो भाई पढ़ो, पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी सारी चीजें बाद में, तो बाद में जब सक्सेस हो जाएंगे सारी चीज करना। बाकी का मैं बता दूं, क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है, और ये इसमें आपका फीडबैक क्या रहा है ये आपको बताना है। इसके अलावा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये आपको बताना है। रीजनिंग की क्लासेस की बात करेंगे तो आपको रीजनिंग की क्लासेस दी जाती हैं। आप अगर मैथ्स की बात करते हैं तो आप 11:30 बजे रोजाना मैथ्स की क्लास में जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीके जीएस पढ़ना है तो आप मेरे साथ में 12:30 बजे जुड़ सकते हैं रोजाना, और आप शाम को 9 बजे हिंदी की क्लास में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गीता, थैंक यू राज, रश्मि, स्माइल गर्ल, अभी मिश्रा, निशांत, सभी को भाई थैंक यू। कमेंट बॉक्स देखते हैं सर, आप कमेंट बॉक्स देखते हैं? हाँ जी मैं ही देखता हूं। ठीक है,
हाँ जी, अगर आप कमेंट करेंगे तो आंसर मेरी तरफ से ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम जो है वो भी क्या है, एक टाइम पे बंद हो जाती है, फिर हम लोग टीचर वो वगैरह हैं वही देखते हैं। स्माइल कर कह रहे हैं 20 में से 0, लेकिन फिर भी थैंक्स। ठीक है, कतई जहर भाई, बहुत अच्छा भाई स्नाइपर, थैंक यू। लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा चाणक्य 2.0 बैच में। और इसमें बैच में आना क्यों है, क्योंकि आपको पता है चाणक्य बैच फुल हो चुका है, और अगर चाणक्य बैच फुल हो चुका है तो हमें 2.0 की जरूरत पड़ी, हमें दूसरा बैच लॉन्च करना पड़ा, और इसकी कीमत मात्र आप लोगों के लिए 99 रखी गई है। हमारी फीस जो थी वो 599 थी, लेकिन आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे 99 रुपए रखी है। सारे टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, डेमो आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डेमो देख चुके हैं तो आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं, आपको बहुत अच्छा कोर्स मिलने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे गाइडेंस भी दी जाएगी। आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी जो है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, किस पर फोकस ज़्यादा करना है, किस पर फोकस कम करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। और आप इसी वजह से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस डेली रहती हैं, डेली के साथ में यहाँ पे डाउट सेशन भी रहेगा, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे मात्र 99 रुपए में। तो भाई 99 रुपए में आपको क्लास भी दी जा रही है, आपको सेशन भी दिया जा रहा है, इसके अलावा नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है, और आपको यहाँ पे पूछा भी जाएगा, फीडबैक भी लिया जाएगा कि बेटा आपको कैसी क्लास लगी है, आपका कोई डाउट तो नहीं है। तो भाई अगर ऐसा सब कुछ मिल रहा है एक जगह पे, और वो भी मात्र 99 रुपए में, तो क्यों ना इसको खरीद लिया जाए। और कहाँ खरीदना है, कहाँ जाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे हम सर जाएंगे YSC एप्लीकेशन पे। तो YSC एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं, रजिस्टर करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बैचेस दिख जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, सारी जीके फीके पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। यहाँ पे आपको टीचर जो दिख रहे हैं ना, सारे टीचर पढ़ाएंगे, और आपको पूरा जीके कंप्लीट करा देंगे, चाहे वो यूपी का जीके हो, चाहे वो आपके पूरे भारत का जीके हो, चाहे आपका यहाँ पे इकोनॉमी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या फिर आपका यहाँ पे मूल विधि का पार्ट हो, सब कुछ कंप्लीट होगा, इसकी टेंशन ना लो। ठीक है, आपका कोर्स कंप्लीट करा के देंगे। यहाँ पे केवल 99 रुपए में, भाई 99 रुपए में बुक नहीं आती है, आपको पूरा कोर्स मिल रहा है 2 साल के लिए। कौन किससे गुस्सा है वो बाद में कर लेना, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। अब अपनी बातें कर लेना, जिसको जिससे बात करनी है वो अपनी बात कर सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,